ख़वातीनो हज़रात, बीवियों और सज्जनों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इस कार्यक्रम को शुरू करने का मकसद देश की एकता और अखंडता, अमन व सलामती, तालीम और तरक्की, सामाजिक सौहार्द, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए आवाम या जनता को विवादित, समसामयिक, चर्चित एवं महत्वपूर्ण विषयों या मुद्दों के बारे में सही, सटीक और सारगर्भित तथा समावेशी जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि भोली भाली मासूम जनता को जानकारी के अभाव में बहलाया फुसलाया न जा सके। नाजरीन, आज की चर्चा का मौजू है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसकी अहमियत। इसके सभी पहलुओं पर आज तफसील से चर्चा की जाएगी। आज के इस एपिसोड भाग 1 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, संविधान में इसके लिए क्या प्रोविजन किया गया है, भारत की कानून व्यवस्था या न्याय प्रणाली किस तरह की रही है, हिंदुस्तान में कितने तरह के कानून या विधियां मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल में लागू थे, पर्सनल लॉज क्या होते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या होता है, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स और सुधार किए गए, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आइए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं यूसीसी क्या होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। इसका लफ्जी मतलब होता है, लफ्जी माने होता है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनों का होना, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, पंथ या मजहब से बिलोंग करते हों। साथियों, कोड किसे कहते हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। कोड को जब कई तरह के कानूनों, लॉज या रूल्स को मिलाकर एक साथ कर दिया जाता है तो उसे कोड कहते हैं या कोडिफिकेशन कहते हैं। दूसरे लफ्जों में कई तरह की विधियों के समुच्चय को कोड कहा जा सकता है। A set of rules, laws, bylaws and principles is called code या codification। नाजरीन, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद से ही पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की मांग समय समय पर जनता द्वारा की जाती रही है। एक पक्ष यूसीसी लागू किए जाने की मांग करता है तो दूसरा पक्ष मजहब में हस्तक्षेप या शरीयत में दखलंदाजी मानकर इसका विरोध करता है। यह रस्सा कसी कमोबेश आज़ादी के बाद से अब तक चली आ रही है। संविधान लागू होने के बाद इसकी मांग और तेज हो गई है। आइए साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूसीसी को लेकर हमारे संविधान में किस तरह का उपबंध, कौन क्या प्रोविजन किया गया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोविजन किया गया है कि भारत के समस्त क्षेत्रों में एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का राज्य प्रयास करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली खास बात यह है कि संविधान में यूसीसी की बात कही गई है, न कि कॉमन सिविल कोड की। यह भी एक डिस्कशन का विषय है, दोनों में क्या फर्क होता है बाद में हम किसी दूसरे एपिसोड में इस पर बातचीत करेंगे। संविधान में यूसीसी को एक नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है, जो विधिक रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। शायद इसीलिए अभी तक इस दिशा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट करने की दिशा में अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि यूसीसी कानून व्यवस्था से संबंधित टर्म्स है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून से रिलेटेड शब्द है, टर्म है। इस संबंध में हम सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम भारतीय लीगल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, इस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ताकि यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अच्छी तरह से समझा जा सके। आइए हम भारत की मध्यकालीन और आधुनिक न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर एक नज़र डालते हैं। भारतवर्ष में प्राचीन काल से दो तरह के कानून या विधि लागू थी।
पहला फौजदारी और दीवानी। दीवानी मामलों में प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, कंट्रैक्ट्स और टार्ट्स मुख्य रूप से शामिल होते हैं। टार्ट्स वह लॉ होता है जो न फौजदारी होता है न दीवानी होता है। सल्तनत काल व मुगल काल में फौजदारी मामलों में इस्लामी कानून या शरीयत लॉ लागू था। शरई अदालतें फौजदारी मामलों की सुनवाई करती थीं। मुकदमों की सुनवाई मुफ्ती की मदद से काजी द्वारा की जाती थी। सिविल या दीवानी मामलों के फैमिली लॉ में खासकर शादी, तलाक, विवाह, विरासत, उत्तराधिकार, एडॉप्शन, गिफ्ट आदि मामलों में विभिन्न धर्मों के अपने अपने धार्मिक और परंपरागत कानून लागू थे। इन्हीं कानूनों के आधार पर विवादों का या मामलों का निपटारा काजी द्वारा किया जाता था। मुस्लिम मतावलंबियों के मामले में यानी मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों के मामले में शरीयत के मुताबिक तथा हिंदू धर्म मानने वालों के विवादों का या मामलों का निपटारा उनकी अपनी धार्मिक परंपरागत कानूनों एवं रीति रिवाज के मुताबिक किया जाता था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत कायम होने के बाद 1765 एडी में जब वारेन हेस्टिंग ने अदालतों का पुनर्गठन किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया, तो अंग्रेज न्यायाधीश मुस्लिम विधि शास्त्रियों की मदद यानी फुकहा हजरात की मदद से इस्लामी या शरीयत कानून के मुताबिक फैसले करना आरंभ कर दिया। यहाँ दो चीज शुरू की गई। जहाँ पहले मुकदमों की सुनवाई काजी करते थे, अब इनकी जगह पर 1765 के बाद यानी अदालतों के पुनर्गठन के बाद अब अंग्रेज स्वयं करने लगे, जिससे काजी और मुफ्ती की अहमियत धीरे धीरे कम होती गई। दूसरा चेंज होता है 1860 में आईपीसी लागू करने के बाद मामलों का निस्तारण अब फौजदारी मामलों का निस्तारण अब शरीयत की एक्ट या शरीयत कानून की जगह आईपीसी के मुताबिक किया जाने लगा। अब हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के मानने वाले लोगों के फौजदारी मामलों का निपटारा या कानून शरई कानून या इस्लामिक कानून की जगह इंडियन पेनल कोड हो गया। यह एक बेहतरीन सुधार अमेंडमेंट था उस समय की हालात को देखते हुए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अभी भी दीवानी मामलों में खासकर फैमिली या प्रॉपर्टी लॉ में सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल या ट्रेडिशनल लॉज लागू थे। ये तब्दीली सिर्फ फौजदारी मामलों में ही की गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदू धर्म सुधारकों या समाज सुधारकों के सहयोग से अंग्रेजों ने बहुत से कुप्रथाओं या रीति रिवाजों को कानून बनाकर खत्म कर दिया। बदनसीबी यह थी कि दुर्भाग्य था कि मुस्लिम उलमाओं के विरोध के कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि मुस्लिम धर्म गुरुओं, उलमाओं व दिगर सियासी जमातों को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पारित कर दिया, जिससे मुस्लिम समाज या पर्सनल लॉ में सुधार के सारे दरवाजे बंद हो गए। यह मुस्लिम तुष्टीकरण का पहला एग्जाम्पल ब्रिटिश भारत में मिलता है। साथियों, पर्सनल लॉ, अब हम दूसरे पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि पर्सनल लॉ क्या होता है, स्वविधि क्या होती है। सवाल उठता है कि पर्सनल लॉ या स्वविधि क्या होती है, इस पर भी चर्चा किया जाना निहायत जरूरी है, तब जाकर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। साथियों, पर्सनल लॉ या स्वविधि एक सिविल या दीवानी लॉ है जिसमें फैमिली लॉ विशेष रूप से शामिल है। फैमिली लॉ में खास तौर से शादी, निकाह, तलाक, डाइवोर्स, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, गिफ्ट, दान, मेंटेनेंस, नॉन नकफा, एडॉप्शन, वक्फ जैसे मामले शामिल होते हैं। फैमिली लॉ का सोर्स सभी मजहबों के अपने अपने धर्म ग्रंथ, रीति रिवाज, परंपरा या महापुरुषों द्वारा किया गया आचरण होता है। इन्हीं के आधार पर पर्सनल लॉ बनाए जाते हैं। मध्यकाल से ही भारत में सभी मजहब के मानने वालों के लिए अपनी अपनी स्वविधि या पर्सनल लॉ लागू रहा है, जिसे अंग्रेजों ने एक्ट की शक्ल में तब्दील कर दिया और हिंदू समाज में एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसके पहले हिंदू समाज में भी अपने अपने पर्सनल लॉ थे, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ एक्ट 1772, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ एक्ट 1772, मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937,
इन्हीं फैमिली या पर्सनल लॉ के मुताबिक सभी धर्म के मानने वाले लोगों के मामले या मुकदमों का निस्तारण किया जाता था। अब पर्सनल लॉ में सुधारों पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल लॉ होने के बावजूद हिंदू पर्सनल लॉ में कब कब और क्या क्या परिवर्तन किए गए, उनके क्या असरात रहे, उनके क्या इफेक्ट रहे, इस पर हम बारी बारी चर्चा करेंगे। नाजरीन, भारत में ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से कायम होने के बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदू पर्सनल लॉ में जबरदस्त परिवर्तन किया जाना शुरू हो गया था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ ज्यों के त्यों बने रहे, जो आज तक भी कायम है। आइए हम देखते हैं कि हिंदू पर्सनल लॉ में क्या क्या परिवर्तन और सुधार किया गया, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इस मुतालिक मैं बताना चाहूँगा कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फूले सरीखे धर्म और समाज सुधारकों के प्रयास और सहयोग से हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों, प्रथाओं और परंपराओं को, जो पर्सनल लॉज के रूप में सदियों से प्रचलित थे, एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया। कानून बनाकर जिन विषयों, प्रथाओं, परंपराओं या कुप्रथाओं को समाप्त किया गया, उनका हम बारी बारी जिक्र करते हैं। सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त किया गया। सती प्रथा भारतीय समाज में इसकी जड़ें प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक इसकी जड़ें फैली हुई थी। यह एक पूरे समाज के लिए एक कलंक था। सबसे पहले बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में पास किया गया और सती प्रथा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, इसको बैन कर दिया गया। इसी तरह चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1829, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, पास किया गया। इस एक्ट में शादी की तिथि, शादी की आयु, एज डिसाइड कर दी गई। पहले बाल विवाह होते थे, शादी की कोई उम्र नहीं होती थी, चाहे वो कुछ शादियां बचपन में कर दी जाती थी, कुछ बाद में। तो इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ता था और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता था। और इस एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1829 द्वारा बाल विवाह को बैन कर दिया गया और एज डिसाइड कर दी गई। इसी तरह समाज में कुछ और कुरीतियां थी, जैसे जाति के आधार पर लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। इसको खत्म करने के लिए 1850 में कास्ट डिसएबिलिटीज रिमूवल एक्ट पारित किया गया, जिसके आधार पर किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। इसी तरह 1843 में इंडियन सेलरी एक्ट, दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा भी एक प्राचीन समाज का और मध्यकालीन समाज का अंग रही है। हमेशा दास प्रथा रही है, जो मानवता को शर्मसार करती है और ह्यूमनिज्म को के पूरी ह्यूमनिटी पर एक कलंक के रूप में थी। इसका भी अंत इस एक्ट के द्वारा 1843 में कर दिया गया। और एक और ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया 1854 में। हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट 1834 पारित किया गया। हिंदू वीडो यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा कोई भी विधवा अब दोबारा शादी कर सकती थी। पहले समाज की एक कुरीति थी कि अगर किसी औरत का पति मर जाता था या उसका देहांत हो जाता था, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी और आजीवन इसी तरह अपने वैधव्य जीवन को, विधवा जीवन को वो व्यतीत करती थी। इस एक्ट द्वारा इस प्रथा का भी अंत कर दिया गया। अब सारी औरतों को, जो विडोज थी, उनको इंपावर्ड कर दिया गया कि वो अब विधवा होने के बाद या उनके पति की डेथ होने के बाद वो शादी कर सकती है। साथियों, ये तो बात रही हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में सुधार की, लेकिन मुझे ये भी इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हिंदू समाज में जो ऐतिहासिक या क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए थे, ये बहुत आसान नहीं थे। ये इन परिवर्तनों के पीछे भी एक लंबी संघर्ष की कहानी है। और आप जानते होंगे कि 1951 में जब पहली बार हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया, तो उसका जबरदस्त उस समय के लोगों द्वारा विरोध किया गया। नतीजा ये हुआ कि हिंदू कोड बिल पास न कराने की खींच में
नाराजगी में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। साथियों, इसके पहले अभी तक हम लोगों ने जो बातचीत किया वो आज़ादी के पहले के सुधारों पर, परिवर्तनों पर हमने बात किया। अब जो सबसे ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी चेंज हिंदू समाज में किए गए, हिंदू समाज के मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो आज़ादी के बाद किए गए। और इसका जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो हिंदू कोड बिल के रूप में हम देखते हैं। हिंदू कोड बिल दुर्भाग्यवश उस समय की परिस्थितियों के कारण पास तो नहीं हो सका, लेकिन इसी के आधार पर 1955 और 56 में कुछ ऐतिहासिक और क्रांतिकारी एक्ट्स पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए, जो देश, जैसा कि आप जानते हैं कि 1952 में संविधान सभा भंग होने के बाद देश में पहली बार लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हुए थे। और इसी पहले इस चुनाव के बाद सरकार गठन होने के तत्काल बाद ये इस तरह के एक्ट, 4-5 जो हिस्टोरिक एक्ट थे वो पारित किए गए, जिससे पूरे समाज की समस्याएं और विवाद का खात्मा हो गया। पूरे समाज में यूनिफॉर्मिटी कायम हो गई, समाज के विकास, तरक्की और का रास्ता साफ हो गया। लेकिन मुस्लिम समाज अब भी मुस्लिम समाज की तरह अब हिंदू समाज में फैमिली लॉ को कोई लेकर विवाद नहीं है। सारे विवाद सेटल्ड हो गए हैं, सबसाइड हो चुके हैं। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से वो एक्ट हैं जो आज़ादी के बाद पारित किए गए और उनके इफेक्ट क्या रहे, उनका प्रभाव क्या रहा, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथियों, 1955 में सबसे पहला एक्ट जो पारित किया गया उसका नाम था हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरा जो एक्ट पारित किया गया 1956 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। नेक्स्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नेक्स्ट था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इन 4 क्रांतिकारी कानूनों ने, एक्ट्स ने समाज की दिशा और दशा बदल कर रख दिया। साथियों, एक चीज और मैं बताता चलूं कि ऐसा भी नहीं था कि उपरोक्त कानून बड़ी आसानी से पास कर दिए गए थे। इसके पीछे भी एक कड़ा विरोध का सामना सरकार को और उस समय के लीडर्स को फेस करना पड़ा था। सरकार को इसके लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। और विधि मंत्री, जो देश के पहले कानून मंत्री थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को इसी कोड बिल को पास न कराने के कारण, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं, रिजाइन करना पड़ा था। आइए अब हम चर्चा करते हैं इन कानून या एक्ट के पास होने के पहले या बाद में क्या परिवर्तन हुआ, उसके क्या इफेक्ट हुए, उस पर हम बातचीत करते हैं। साथियों, इस पर डिस्कशन करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि यह मुस्लिम समाज के लोगों को आईना दिखाने के लिए भी कारगर साबित होगा। मुस्लिम समाज के 90% लोग अभी भी इन सुधारों के बारे में मुझे लगता है कि अनजान हैं और इससे इनको एक सीख लेना चाहिए। साथियों, उपरोक्त कानून या अधिनियमों को लागू करने के बाद हिंदू समाज में कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी के रहते अब दूसरी शादी नहीं कर सकता था, यानी एक शादी का अधिकार दे दिया गया। और बिना पत्नी की रजामंदी से, बिना उसकी सहमति के तलाक नहीं हो सकता था। अब तलाक एक तरफा न होकर कोर्ट द्वारा दिया जाता था। शादी की एज भी इस एक्ट द्वारा डिसाइड कर दी गई, जो बॉयज, लड़कों के मामले में 21 साल और लड़कियों के मामले में 18 साल एज नियत कर दी गई। संपत्ति में पहले औरतों को, बच्चियों को हक नहीं मिलता था। अब इन एक्ट्स के पारित हो जाने के बाद संपत्ति में चाहे पुत्री विवाहित हो या अविवाहित हो, माँ बाप की संपत्ति में पुत्रों के समान हिस्सा उसको मिलता है। और इस एक्ट में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कुछ अमेंडमेंट किया गया 2005 में और 2020 में। इस संशोधन के बाद अब स्थिति और साफ हो गई है। अब चाहे कोई लड़की शादी करे या न करे, अब उसके माँ बाप की संपत्ति में बेटों के समान उसको उसी रेशियो में, उसी अनुपात में हिस्सा मिलेगा जिस अनुपात में बेटों को मिलता है। और तीसरा जो सबसे अच्छा एडवांटेज इस एक्ट का हुआ वो था भरण पोषण।
यानी मेंटेनेंस। अब कोई पत्नी, हिंदू पत्नी, अगर उसका पति तलाक दे देता है और वह शादी नहीं करती है, आजीवन अविवाहित रहती है, तो पूरे जीवन, पूरे होल लाइफ उसका पति जो डाइवोर्स दे चुका है उसके मेंटेनेंस के लिए उत्तरदायी होगा। जबकि मुस्लिम समाज में इसके ठीक उल्टे है। मुस्लिम समाज में अगर कोई पति या शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो इद्दत की अवधि के बाद, यानी 3 महीना 13 दिन की अवधि बीत जाने के बाद वो अपनी बीवी के मेंटेनेंस से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है, फ्री हो जाता है। यह, इस पर हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, ये तो रही हिंदू पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट्स या सुधारों की बात। आइए अब हम देखते हैं कि मुस्लिम इसके पैरेलल, इसके बरक्स मुस्लिम पर्सनल लॉ में पर्सनल लॉ की क्या स्थिति रही, उसमें क्या कोई सुधार हो पाया या नहीं हुआ, और कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, उस पर हम तफसील से चर्चा करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की स्थिति, स्टेटस के बारे में रोशनी डालते हैं। इस पॉइंट पर मैं बड़ी बेबाकी और साफगोई के साथ बताना चाहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर मुस्लिम समाज में हालात बिल्कुल हिंदू समाज के उलट थे। जहाँ हिंदू धर्म समाज सुधारकों के प्रयास और सहयोग से अंग्रेजों ने नए नए कानून बनाकर सदियों से प्रचलित सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं और परंपराओं, जिन्होंने पर्सनल लॉ का रूप ले लिया था, खात्मा कर दिया गया। वहीं मुस्लिम समाज के उलमाओं, धर्म गुरुओं, कलरजीज और उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके असहयोग और प्रोटेस्ट के कारण अंग्रेज न्यूट्रल रहे। इन्होंने इस मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ के कानूनों में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं किया, बल्कि इनकी अपीजमेंट के लिए, बल्कि इन नेताओं की, मुस्लिम नेताओं और उस समय के जो सियासी लीडर्स थे उनकी अपीजमेंट के लिए, तुष्टिकरण के लिए 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नामी एक एक्ट को पास किया गया, जिसके द्वारा पर्सनल लॉ को और ज़्यादा स्थायी कर दिया गया। और नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम समाज में शरीयत के नाम पर जो कुरीतियाँ, प्रथाएं और परंपराएं या विधि विधान मिडिल पीरियड से, मध्यकाल से प्रचलित थे या चले आ रहे थे, इस समाज में सुधार और इस्लाह के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए इस एक्ट के द्वारा। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की सेक्शन 2 के मुताबिक निर्वसीयती उत्तराधिकार यानी इंटेस्टेट सक्सेशन, औरतों की विशेष संपत्ति, शादी, विवाह, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी तलाक, इला, जिहाद, खुला, लियान, मुबारक, जिस पर हम अभी बाद में किसी एपिसोड पर चर्चा करेंगे, न्यास ट्रस्ट, न्यास संपत्ति या वक्फ, मेंटेनेंस, महर या गार्जियनशिप आदि सभी मामलों में जहां दोनों पक्ष मुसलमान हैं, वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। साथियों, अंग्रेजों ने यह 2-3 पेज का कानून बनाकर जिन्ना की मुस्लिम लीग के नेताओं और उल्मा साहबान तथा दिगर सियासी व रसूखदार लोगों को खुश तो जरूर कर दिया, लेकिन इनमें निहित मामलों या विषयों के बारे में कहीं कुछ तफसील से या विस्तार से कोई प्रोविजन नहीं किया गया। मुस्लिम समाज, खास तौर से महिलाओं को, जो इसका सबसे असर पड़ा वो मुस्लिम समाज की महिलाओं को के ऊपर पड़ा इस एक्ट का। अब मुस्लिम समाज की खासकर महिलाएं जो पूरी तरह से कारी, मुफ्ती, काजी या धर्मगुरुओं के सहारे पर छोड़ दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन हमारे उलमा हजरात, हमारे फुकहा, मुहद्दिसीन और मुजद्दिद हजरात में भी भारी मतभेद है। और पूरा मुस्लिम समाज, शिया सुन्नी, देवबंदी बरेलवी, वहाबी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, कादियानी, सल्फी जैसे तबकों में बटा हुआ है और सभी जमातों के अपने अपने आलिम व धर्म ग्रंथ हैं। अगले किसी एपिसोड में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका जो बुरा असर हुआ हमारी औरतों के ऊपर पड़ा। साथियों, अब हम आइए चर्चा करते हैं कि इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बाद भी, जिससे समाज का इतना बड़ा वर्ग प्रभावित है और खासकर हमारी बहन बेटियां प्रभावित हैं, इस मुतालिक अभी तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया, यूसीसी
यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक कानून बनाने के मुतालिक गवर्नमेंट द्वारा क्या अब तक प्रयास किया गया, इस पर हम तफसील से चर्चा करते हैं। साथियों, इतना महत्वपूर्ण विषय होने तथा संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में आर्टिकल 44 में इसका प्रोविजन होने तथा समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने तथा आवाम द्वारा, जनता द्वारा लगातार इसे लागू करने की मांग किए जाने के बावजूद भी अभी तक केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा, जिसको गोवा को छोड़कर, गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों द्वारा अभी तक यूसीसी लागू करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। बताता चलूं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की कंकरेंट सूची यानी समवर्ती सूची में शामिल है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। आप जानते होंगे कि इधर लास्ट ईयर्स में कई प्रदेशों में, जैसे उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर परीक्षण और अध्ययन कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु कमेटियों का गठन किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या प्रगति इस तरफ नहीं हो पाई है। इतना चर्चित या महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने के बावजूद भी केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा अभी तक यूसीसी के मुतालिक कोई ड्राफ्ट या मसौदा भी पेश नहीं किया गया है जिस पर खुलकर चर्चा किया जा सके। अभी तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि सभी धर्मों के मानने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी या अलग अलग मजहब के मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी। ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। संविधान में आर्टिकल 44 में सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, न कि कॉमन सिविल कोड की। और इसमें भी कुछ बेसिक डिफरेंसेज है। मैं किसी अगले एपिसोड में इस पर तफसील से बातचीत करूंगा। इसका साथियों, जो अब तक जो स्थिति बनी हुई है या यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसका जो सबसे बुरा असर पड़ रहा है वो मुस्लिम समाज और खासकर मुस्लिम समाज में हमारी बहन बेटियों के ऊपर पड़ रहा है, जिनका भविष्य पूरी तरह से आज की तारीख में मुफ्ती, काजी, मौलवी के रहमो करम पर मबनी है। नाजरीन, आज के इस एपिसोड भाग 1 में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड भाग 2 में यूसीसी की ज़रूरत क्यों है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, खास तौर से मुस्लिम समाज में औरतों पर इसका क्या बुरा असर पड़ रहा है, इन पॉइंट्स पर हम तफसील से डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।